हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं हमारा बजट के डिस्कशन को। लास्ट क्लास में हमने चारों इंजन ऑफ ग्रोथ दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर एंड एक्सपोर्ट्स प्रमोशन सेक्टर वो हमने डिस्कस किए। आज की ये वीडियो हमारी बजट सेशन की लास्ट वीडियो रहेगी। इसमें हम थोड़ा फिस्कल पॉलिसी या किस तरीके से टैक्सेस में चेंज आए इसके बारे में बात करेंगे और हमारे बजट के सेशन को रैप करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने बताया कि फिस्कल पॉलिसी में क्या चेंजेस आए। नाउ व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, ये टर्म का मीनिंग जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी विच एक्ट एज अ गाइडिंग स्टेटमेंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। के गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फिस्कल पॉलिसी एक गाइडिंग स्टेटमेंट के रूप में काम आएगी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या करना है। सो फिस्कल पॉलिसी विल एक्ट एज अ गाइडिंग स्टेटमेंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर गवर्नमेंट इज टेकिंग इनटू अकाउंट्स द पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट जिसमें पब्लिक फाइनेंसिस को और टैक्सेशन को मद्देनजर रख रहे हैं। पब्लिक फाइनेंसिस में गवर्नमेंट ने क्या चेक करना है? ऑफ कोर्स द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, that from where the government is accepting the receipts, that is revenue receipts, capital receipts, and where the government is spending it, revenue expenditure, capital expenditure. Now capital expenditure को short form में हम capex बोलते हैं या capex बोलते हैं, ठीक है। capex या capex कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग है दैट एनी एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट विच क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट एंड और डिक्रीज द लायबिलिटीज। कि गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा खर्चा जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ रही हैं या फिर लायबिलिटीज कम हो रही हैं, कर्जे कम हो रहे हैं, ठीक है। या फिर हम इनको एक और नाम से भी जानते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर कर रही है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, एसेट्स बढ़ेंगे या लायबिलिटीज पे ऑफ किए जाएंगे। तो गवर्नमेंट के हाथ से पैसा चला गया पर प्रॉपर्टी बन गई, या गवर्नमेंट के हाथ से पैसा चला गया पर लोन कम हो गए, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जो डे टू डे वर्किंग एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के, सैलरीज, मेंटेनेंस का खर्चा, ये सारी चीज़ें वो हम लिखते, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, ये सारे हम लिखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट में, ठीक है। एंड सेम फॉर रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स वेयर रेवेन्यू रिसीट्स इंक्लूड्स डेली बेसिस की इनकम, टैक्स इनकम, चालान, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये सारी गवर्नमेंट की इनकम होते हैं। या फिर गवर्नमेंट का नॉन टैक्स इनकम होता है, जैसे हमने इंटरेस्ट की बात की कि जो स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिए हुए हैं वहाँ से कोई इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है, ये गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रिसीट्स भी होते हैं। ऐसे ही कैपिटल रिसीट्स भी होंगे। कैपिटल रिसीट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का बिल्कुल ऑपोजिट होगा, वेयर एसेट्स विल डिक्रीज और लायबिलिटीज विल इंक्रीज। कि गवर्नमेंट को कोई पैसा मिला, या तो प्रॉपर्टी कम हो गई मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, या लोन्स ले लिए, पैसा मिल गया पर कर्जा चढ़ गया सिर के ऊपर, उसे हम कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? जिसमें हम गवर्नमेंट के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर प्लस टैक्सेशन, इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे। तो अब हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर रखा है, कितना रिसीट्स आएगा एंड ऑल दैट। गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखना अपना आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 4.4% ऑफ GDP, ठीक है। जहां पर फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को जो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर में मिसमैच है, ठीक है, वेयर गवर्नमेंट्स रिसीट्स आर लेस देन द एक्सपेंडिचर सो दैट गवर्नमेंट बजट इज इन डेफिसिट। कि गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं वो कम है एक्सपेंडिचर से, तो गवर्नमेंट आ गए लॉस में। उस लॉस को रिकवर करने के लिए या उस लॉस को पे करने के लिए, क्योंकि अब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया, खर्चा पे भी तो करना है, वो खर्चे को पे करने के लिए जितना लोन लिया जाएगा उसे हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। द बोरोइंग्स टू क्लियर ऑफ द बजटरी डेफिसिट इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की रिसीट्स होते हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स
दो जिसमें हमने बोरिंग वाला पार्ट नहीं लिया, अगर बोरिंग वाला पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है, वो हमने निकाल दिए हैं। अगर बोरिंग वाला पार्ट लेते तो फिर इसमें मतलब हमने कितना लोन लिया वो भी ले लेते, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? द बोरोइंग्स which are there by the government, which are made by the government to clear off the deficit, उसको हम फिस्कल डेफिसिट का नाम देते हैं, जिसका टारगेट रखा गया है 4.4% ऑफ जीडीपी। लास्ट ईयर ये टारगेट था 4.8% ऑफ जीडीपी। तो ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपने लोन्स को कम करना चाहते हैं कि लोन कम लेंगे तो हम इंटरेस्ट पेमेंट्स कम देनी पड़ेंगी, या हमारा जो रिसीट्स हैं वो बढ़ रही हैं, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर उतना ही है, एटलीस्ट चलो रिसीट्स बढ़ रही हैं। तो ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करना चाहते हैं। नो डाउट जो FRBM का टारगेट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM का टारगेट कहता है 3% ऑफ जीडीपी पे आओ, ठीक है, पर ये हम चले गए थे 6.5% ऑफ जीडीपी पर चले गए थे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण, तो टैक्स इतना इकट्ठा नहीं हुआ, तो उसको हम कम करके अब 4.4% ऑफ जीडीपी पे लाना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को जल्दी से अचीव करना चाहते हैं। देन गवर्नमेंट कहते हैं कि बोरिंग्स को छोड़ के, कर्जे को छोड़ के हमें कितने रिसीट्स मिलेंगे, लगभग 34.96 लाख करोड़, और जहाँ पे गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है 50.65 लाख करोड़। तो ये बीच में लगभग जो ओवरऑल डेफिसिट बच जाता है 1,60,000 करोड़ के आसपास का, जो ये डेफिसिट बढ़ जाएगा, वो गवर्नमेंट, इसका मतलब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो लोन लेंगे वही तो आपका फिस्कल डेफिसिट होगा, और वो कितना रखा गया है 4.4% ऑफ जीडीपी। अब जो ये डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमें लोन चाहिए होगा, उसमें से गवर्नमेंट कहते हैं टू फाइनेंस द डेफिसिट नेट मार्केट बोरिंग्स विल बी देयर फॉर 11.54 लाख करोड़। गवर्नमेंट मार्केट से कर्जा लेंगे 11.54 लाख करोड़ का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि वो फॉरेन कंट्री से लोन लेंगे, वो देश की मार्केट से बॉन्ड्स बेच के या ट्रेजरी बिल्स बेच के लोन लेंगे, उसे हम नेट बोरिंग्स कहते हैं। तो गवर्नमेंट नेट बोरिंग्स करेंगे, इसका मतलब मार्केट में बॉन्ड्स बिकेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों को फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के लिए बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा प्रोएक्टिव मैनर में अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करना चाहते हैं, जो कि किसी भी देश के लिए अच्छी बात है। सरकार इतना ज़्यादा कर्जे में जाए वो अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास पॉइंट आया नेक्स्ट, इसके बाद टैरिफ्स, कस्टम टैरिफ रैशनलाइज किए गए। टैक्सेशन के मामले में हमारे पास दो टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जहाँ पे टैक्स पेयर और टैक्स बियरर सेम पर्सन होते हैं। टैक्स पेयर और टैक्स बियरर सेम पर्सन होते हैं। टैक्स बियरर मतलब वो पर्सन जिसकी जेब से टैक्स का पैसा निकलेगा फाइनल में एंड पे, और टैक्स पेयर जिसने गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ में जाके टैक्स जमा कराना है। तो जब ये दोनों सेम पर्सन होंगे हम उसको डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। और दूसरी तरफ होते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स, जहाँ पे टैक्स पेयर और टैक्स बियरर सेम पर्सन नहीं होते हैं, ठीक है। टैक्स किसी और की जेब से निकला और गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ में कोई और जाके भर के आता है, फॉर एग्जाम्पल GST, कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो मैंने तो टैक्स का पैसा भरा रेस्टोरेंट वालों को, रेस्टोरेंट के ऑनर ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके टैक्स जमा कराया, तो इनडायरेक्ट मैनर में गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचा, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो वहाँ पर जो कस्टम टैरिफ्स हैं, मतलब जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। अब इनडायरेक्ट टैक्स को कस्टम टैरिफ्स के मामले में रैशनलाइज किया गया है, इसमें चेंजेस किए गए हैं। गवर्नमेंट ने अभी फोर्थ इंजन माना है एक्सपोर्ट प्रमोशन को, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए गवर्नमेंट कहते हैं कि हमें सारे अपने कस्टम स्ट्रक्चर को सुधारना होगा। तो कस्टम स्ट्रक्चर सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट विल रिमूव 7 टैरिफ रेट्स। गवर्नमेंट ने 7 टैरिफ रेट कम कर दिए हैं, ठीक है। ये ध्यान से पढ़िएगा, ये मैंने बजट के फीचर्स में से ये वाला पिक्चर लिया है, रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स, ठीक है। ऐसा नहीं कहना है कि जी 7 टैक्स माफ हो गए हैं, 7 तरह के टैक्स रेट माफ हो गए हैं, ठीक है। ये क्यों किया गया है, ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ हम मैच कर पाए।
8 तरह के टैक्स रेट्स, मतलब किसी चीज पर 2% टैक्स, किसी चीज पर 5% टैक्स, किसी चीज पर 50% टैक्स, किसी चीज पर 100% टैक्स, तो इन्हें हम कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स रेट्स। तो 8 तरह के टैक्स रेट बंद किए गए थे 2024-25 के बजट में, और इस साल 7 तरह के और टैक्स रेट बंद कर दिए गए हैं 2025-26 के बजट में। ठीक है, तो अभी हमारे पास 7-8 टैक्स रेट ही बचे हैं। तो ये अच्छी बात है। किसी भी आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में देखेंगे किसी और इकोनॉमी की तरफ, तो वहाँ पर आपके पास 7-8 ही टैरिफ रेट्स आते हैं जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात होगी। पहले इंडिया में चल रहे थे लगभग 23-24 तरह के टैक्स रेट्स, डिफरेंट, किसी चीज़ पे 10%, किसी चीज़ पे 15%, किसी चीज़ पे 20%, तो ऐसे अलग अलग 22-23 तरह के टैक्स रेट्स थे। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है कि जो आप ओवरऑल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है वो ख़राब होता है। तो अभी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करने के लिए हमने 7 तरह के टैक्स रेट और ख़त्म कर दिए, तो अभी इंडिया में 7-8 तरह के ही टैक्स रेट बचे हैं। ये अच्छी बात है कि हम मतलब गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे अपने टैक्स स्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर लेके आ रहे हैं, रिड्यूसिंग दैम टू 8। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 7-8 तरह के ही टैक्स रेट बचे हैं, विद अ ब्रॉडर पुश फॉर ईजिंग द टैक्स बर्डन और ज़्यादा सही होगा, ईज मिलेगा। ठीक है, देन स्पेसिफिक सेक्टर लाइक ड्रग्स, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्सटाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विल रिसीव टारगेटेड टैक्स रिलीफ। ऐसे सेक्टर्स जो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, उनको कहते हैं हम थोड़ा टैक्स रिलीफ देंगे। किस तरीके से टैक्स रिलीफ दिया गया? गवर्नमेंट कहते कि हम अपने कस्टम टैरिफ को सुधारना चाहते हैं, अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट पर एक से ज़्यादा सेस या सरचार्ज नहीं लगेगा। कोई भी प्रोडक्ट है उस पर एक बार ही सेस या सरचार्ज लगेगा। ये अच्छी बात है कि जो ओवरऑल प्राइजेज हैं किसी प्रोडक्ट के वो कम होंगे। पहले क्या था, एक ही प्रोडक्ट पर 2-3 तरह का सेस लग जाता था। एजुकेशन सेस लग गया, स्वच्छ भारत अभियान सेस लग गया, ठीक है, या किसी भी और तरह का कोई डेवलपमेंटल सेस लग गया। तो इतने ज़्यादा सेस लगेंगे या सरचार्जेस लगेंगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब गवर्नमेंट कहते हैं कि हम कम प्राइस लेंगे, तो ये अच्छी बात है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ी राहत मिलेगी। इसके बाद अप्लाई इक्विवेलेंट सेस to maintain effective duty incidence on most items and lower cess on certain items। कहते हैं हम ये भी ट्राई करेंगे कि मोस्ट ऑफ द आइटम्स पर इक्विवेलेंट सेस लगे, एक ही रेट का सेस लगे। जैसे जीएसटी एक रेट में लगता है पूरे सारे के सारे भारत में पैन इंडिया बेसिस पर, तो सेस भी इक्विवेलेंट लगे। हाँ, कुछ आइटम्स पर थोड़ा लोअर सेस भी हो सकता है जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो ये सारा आपका आंसर तैयार हो रहा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2025 में जब मेंस लिखेंगे कि सर टैक्सेशन में गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं या रीसेंट मेजर्स बाय द गवर्नमेंट इन टैक्सेशन स्ट्रक्चर, और सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स क्या आए हैं। सरकार कहते हैं मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाएगा, जिसमें ओपन सेल एलईडी या एलसीडी टीवीज पर हमने कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया। लूम्स फॉर टेक्सटाइल, कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी और फॉर मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इनके केस में कस्टम ड्यूटी कम कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसा हमने एमएसएमई सेक्टर या एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी पढ़ा था कि टॉयज सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है, या लेदर सेक्टर, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी कम की है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये सारे आपके लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, इनका जो लेबर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है। ठीक है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो प्रमोट होगा, वो मोटिवेट होगा कि गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा कम कर दिए हैं टैक्स, चलो अब मैं इंडस्ट्री लगाता हूँ। वो इंडस्ट्री लगाएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो ये अच्छी बात है। देन प्रमोशन ऑफ एमआरओज, एग्जाम्पशन फॉर 10 ईयर्स ऑन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग। जैसा हमने इन्वेस्टमेंट सेक्टर में पढ़ा था, शिप बिल्डिंग को अब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जाना जाएगा। अगर कोई कंपनी शिप बिल्डिंग का काम करती है तो उसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के रूप में जाना जाएगा। और MRO, दैट इज मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरहॉल, MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल,
मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, इतनी ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, तो गवर्नमेंट कहते कि कोई भी कंपनी अगर शिप बिल्डिंग की मेंटेनेंस में भी जाती है, शिप मेंटेनेंस का काम करती है, रिपेयर का काम करती है, या ओवरऑल मतलब ओवरऑल उसको मेंटेन करने का काम कर रही है, तो वहाँ पर उसे भी शिप बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो कंपनीज का प्रमोशन होगा, कैपिटल गुड्स का प्रमोशन होगा। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन, ड्यूटी फ्री इनपुट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट कहते कि हम ड्यूटी फ्री इनपुट्स लेके आएंगे हैंडीक्राफ्ट और लेदर सेक्टर के लिए। ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं कि ट्रेड फैसिलिटेशन में टाइम लिमिट फिक्स किया गया फाइनलाइजेशन करने के लिए प्रोविजनल असेसमेंट्स को, और न्यू प्रोविजन वॉलंटरी डिक्लेरेशन करनी होंगे। ठीक है, एंड पेमेंट विद इंटरेस्ट बट विदाउट एनी पेनल्टी। देखिए इसमें पॉइंट क्या है, सिंपली आप ये कह सकते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन में गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये इतने वर्ड्स याद नहीं होते हैं तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, कंप्लायंस बर्डन इजी किया गया है, कंप्लायंस बर्डन इजी किया गया है। इसका एक आधा एग्जांपल भी आप लिखाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये सारा आपका एक जॉइंट आंसर बनता है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रपोजल्स इंक्लूड फुल एग्जम्पशन फॉर 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स। 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर बिल्कुल एग्जम्प्ट कर दिया है कस्टम ड्यूटी, एंड 12 क्रिटिकल मिनरल्स पर भी एग्जम्प्ट कर दिया है कस्टम ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश देने के लिए। अब मिनरल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, ये भी आपके लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो अगेन गवर्नमेंट जो है वो जॉब क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर की तरफ जाया जा रहा है। टैक्स एग्जम्पशन ऑन शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन विल कंटिन्यू टू बूस्ट की सेक्टर्स। टैक्स एग्जम्प्ट किया गया है, अगर कोई कंपनी शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग या टेलीकॉम सेक्टर में आना चाहते हैं तो उन पर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ इनको प्रमोट किया जा रहा है। फिर इसके बाद और क्या पॉइंट आया है ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर, ए 2 ईयर टाइम पीरियड विल बी सेट फॉर प्रोविजनल असेसमेंट अंडर कस्टम्स। अगर किसी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर का कोई कस्टम ड्यूटी देना बनता है, ठीक है, तो उसे 2 साल का प्रोविजनल असेसमेंट का टाइम पीरियड दिया जाएगा और ज़्यादा अच्छी असेसमेंट के लिए। ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा ईयर का टाइम पीरियड उसको मिलेगा। पहले ये 1 साल था प्रोविजनल असेसमेंट का टाइम, अब 2 साल कर दिया गया है। टैक्सेशन कैसे है, ये क्या असेसमेंट है, इसकी डिटेल में नहीं जाना। इसकी डिटेल में जाओगे तो तुम भैया अकाउंटेंट बन जाओगे, सीए बन जाओगे, वो हमें नहीं बनना है। ठीक है, ए न्यू प्रोविजन विल एनकरेज वॉलंटरी कंप्लायंस फ्रॉम इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। नए नए प्रोविजन लाए जाएंगे वॉलंटरी कंप्लायंस को, ताकि लोग खुद मोटिवेट हों कि हम किस तरीके से अपने रिटर्न्स फाइल करें इस चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन पर एग्जम्प्ट कर दिया गया है। 6 मेडिसिन पर टैक्स ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई है, जो कि पहले 10% थी। ठीक है, 37 मेडिसिन और 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए बेनिफिट हैं जो आप बजट में देखने को मिले, ये भी आप लिख सकते हैं। ये कौन सी मेडिसिन है, ये रेयर डिजीज की, कैंसर पेशेंट्स के लिए या सिवियर क्रॉनिक डिजीज से रिलेटेड ये मेडिसिन हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सेक्टर में भी जो प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए बात उठाई है। इसके बाद तो ये हो गया सारा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ना डायरेक्ट टैक्सेस में क्या चेंज आए, कहते हैं एक नए टैक्स के रिफॉर्म्स आएंगे, एक नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। कैबिनेट मंत्रालय ने उसको हरी झंडी दे दी है। ठीक है, और अभी इस वीक हमें वो पार्लियामेंट में पेश होता दिख जाएगा। गवर्नमेंट कहते हैं इसमें हम कंप्लायंस को सिंपलीफाई करेंगे, ओल्ड प्रोविजंस को हो सकता है बंद करें, या कुछ एक ऐसे प्रोविजंस जो यूज ही नहीं हो रहे हैं उनको बंद किया जाएगा, और न्यू टैक्स रिजीम को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स लायबिलिटी 0 कर दी है। ठीक है, गवर्नमेंट कहते टैक्स रिबेट मिल जाएगा 12 लाख की इनकम तक, मतलब अब 12 लाख की इनकम तक किसी भी तरह का कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और ये हमारे पास नई टैक्स स्लैब है। 4 लाख तक की इनकम तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख की इनकम तक 5% टैक्स, 8 से 12 लाख की इनकम तक 10% टैक्स। ठीक है, आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है
और अभी आप कह रहे हैं कि 12 लाख की इनकम तक 10% टैक्स देना पड़ेगा। मैंने अभी वर्ड क्या यूज किया कि टैक्स रिबेट मिलेगा, देयर विल बी नो टैक्स लायबिलिटी, ये वर्ड यूज करेंगे आप, देयर विल बी नो टैक्स लायबिलिटी अप टू ₹12 लाख ऑफ इनकम पर एनम। ठीक है, किस तरीके से? मान लीजिए अगर किसी की इनकम 4 लाख है तो उसका तो टैक्स जीरो है, वो नील है। ठीक है, अगर किसी की इनकम 6 लाख है तो 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो -4 लाख, बच गया 2 लाख। जो ऊपर वाला 2 लाख है वो इस कैटेगरी में आए, उसके ऊपर 5%, 2 लाख का 5% मतलब 10,000 टैक्स बनता है। तो जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है, तो आप वहां पे अपनी इनकम मेंशन करेंगे कि मेरी इनकम 6 लाख है, 4 लाख तक तो मुझे कोई टैक्स नहीं है, पर 12 लाख की इनकम तक सरकार ने बोला है कि आपको कोई टैक्स लायबिलिटी भी पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब चाहे आपका 10,000 टैक्स बनता है फिर भी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं टैक्स नहीं भर रहा हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम ये बताना होगा। ठीक है, इसलिए ये टैक्स माफ बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि टैक्स सरकार ने आपका जीरो कर दिया है, टैक्स जीरो नहीं किया है, टैक्स लायबिलिटी जीरो की है। आपको टैक्स लायबिलिटी मतलब टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है 12 लाख की इनकम तक। और जो सैलरीड पर्सन है उन्हें 75,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलता है, 75,000 का, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो सैलरीड पर्सन की अगर इनकम 12,75,000 रुपये है तो उसे साल का कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। ठीक है, देन इसके बाद डायरेक्ट टैक्स में टीडीएस या टीसीएस को रैशनलाइज किया गया। नाउ व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। कौन डिडक्ट करता है? ये सेलर या पेयर डिडक्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं एम्प्लॉय हूँ सीबीएल में, चेतन भारत लर्निंग में, तो अगर चेतन शर्मा सर मुझे सैलरी पे करेंगे तो वो मेरे सैलरी में से, मुझे सैलरी पे करते टाइम जो कि मेरे पेयर हैं, वो मेरी सैलरी में से इनकम टैक्स काट लेंगे और गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा, मैं गवर्नमेंट को बता दूंगा कि गवर्नमेंट जी, मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे से टीडीएस टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स डिडक्ट किया था, बट क्योंकि मेरी इनकम जो है वो 12 लाख से कम है या 12,75,000 से कम है, तो जितना मेरा टैक्स जमा हुआ है वो मुझे रिफंड कर दो। गवर्नमेंट मुझे रिफंड कर देंगे, तो मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो टीडीएस को रैशनलाइज किया गया है, पढ़ते हैं अभी टीडीएस का क्या रैशनलाइजेशन आया है। और टीसीएस, वे टीसीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स। ये कौन कलेक्ट करता है? ये बायर कलेक्ट करता है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा रेंट का। ठीक है, कि अगर मैंने रेंट भरना है तो मैं रेंट पे करते टाइम अपने लैंडलॉर्ड को जितना रेंट देना है, मैं उसमें जो उसका रेंट का टैक्स लायबिलिटी बनता है वो काट लूँगा और गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा। वहाँ उसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स। ठीक है, तो टीडीएस और टीसीएस को रैशनलाइज किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। गवर्नमेंट कहते कि हम नई थ्रेशोल्ड लिमिट्स लेके आएंगे और सिंपलीफाई करेंगे टैक्स कॉम्प्लायंस को सीनियर सिटीजन्स के लिए या रेंट रेसिपिएंट्स के लिए। वो कैसे होगा वो आगे पढ़ते हैं। देन वॉलंटरी कंप्लायंस को एनकरेज किया जाएगा। अपडेटेड टैक्स रिटर्न अगर भरनी है, मैंने टैक्स रिटर्न भरी, मुझे लगा कि मैं गलत टैक्स रिटर्न भर बैठा हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने अपडेटेड टैक्स रिटर्न भरनी है तो पहले मुझे 2 साल का टाइम मिलता था, अब 4 साल का टाइम मिलेगा। हाँ, नो डाउट कोई पेनल्टी चार्जेस वगैरह या जो भी इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह हैं या जो एक्स्ट्रा टैक्स है भरना, वो तो मुझे भरना पड़ेगा, बट टाइम ज़्यादा मिल जाएगा मुझे अपडेटेड टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद कॉम्प्लायंस बर्डन को कम किया जाएगा। कॉम्प्लायंस बर्डन को कैसे कम किया जाएगा? कहते जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं अब उनको 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। पहले अगर मेरे पास एक घर होता था तो मैं एक घर का अलाउ ले सकता था गवर्नमेंट से कि मुझे इस घर पे कोई टैक्स ना पड़े। अब सरकार कहते हैं अगर आप किसी के पास 2 घर हैं तो 2 घर का आप अलाउ ले सकते हो कि उस पर टैक्स ना पड़े। तो इसका और बेनिफिट मिलेगा रियल एस्टेट सेक्टर को, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, तो उन्हें टैक्स से राहत मिलेगी। देन ट्रांसफर प्राइसिंग की बात आई है। ट्रांसफर प्राइसिंग की बात क्या आई? अ न्यू स्कीम फॉर डिटरमाइनिंग द आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओवर अ ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years।
टू बी इंट्रोड्यूस्ड। अब आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं आर्म्स लेंथ प्राइस की इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए। ठीक है, आर्म्स लेंथ प्राइस क्या है कि मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, मेरी कंपनी है, मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, पर मुझे पता है कि अगर मैं प्रोडक्ट इंडिया में बनाऊंगा तो महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक और सिस्टर कंसर्न कोई छोटी कंपनी ओपन कर ली, मान लीजिए बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश से मैंने वहाँ रॉ मटेरियल बनाया, रॉ मटेरियल को बनाकर मैं इंडिया में लेके आया, देन इंडिया में उसके फिनिश्ड गुड्स बनाए। ठीक है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहते कि हम पहले ये डिसाइड कर देंगे कि आर्म्स लेंथ प्राइस कितना होगा। मतलब जब भी ऐसे एक कंपनी दूसरी कंपनी और जो मेरी ही कंपनी है, तो वो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स जब सेल परचेज होंगे तो वो किस प्राइस पे सेल परचेज होंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस जो है वो डिसाइड किए जाएंगे। उनको बोला गया ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए। क्लियर? तो ये टैक्सेशन से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या पॉइंट आया? गवर्नमेंट कहते हम टैक्स से रिलेटेड नए प्रपोजल्स लेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ स्कीम्स लाएंगे। ठीक है, एक्सटेंडिंग टनेज टैक्स बेनिफिट्स इन इनलैंड वेसल्स, मतलब इंडिया की जो वेसल्स हैं, शिपिंग कंपनीज हैं, अब उनके जो टैक्स कलेक्शन होगी या उनको जो टैक्स बेनिफिट देना है वो टन के हिसाब से देना है। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट अमाउंट वाइज टैक्स में जाता है कि किसी कंट्री से कुछ मिलियन या कुछ बिलियन का प्रोडक्ट आया, इंडिया में इंपोर्ट हुआ या इंडिया से एक्सपोर्ट किया, ठीक है, तो जो शिपिंग कंपनीज हैं अमाउंट कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, फिर टैक्स कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। बट अगर मुझे पता होगा कि ये टन के बेसिस पर मैं टैक्स कलेक्ट करूं, मतलब क्वांटिटी के बेस पर मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा, तो वो इजी होगा। क्वांटिटी तो शिप में पता ही है कि एक शिप की अपनी कितनी क्वांटिटी है और उसमें एक्स्ट्रा कितना प्रोडक्ट लोड किया गया है। ठीक है ना, तो लोडिंग का बिल बनेगा, बिल ऑफ लोडिंग उसको नाम से जाना जाता है। तो बिल ऑफ लोडिंग में हम क्वांटिटी जान पाएंगे तो हमें टैक्स का पता चल जाएगा। सो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी होगा, कैलकुलेशन इजी होगा टैक्स निकालते टाइम। और गवर्नमेंट कहते फर्दर सपोर्ट मिलेगा स्टार्टअप्स को। इसमें क्या होगा, फर्दर सपोर्ट कैसे मिलेगा स्टार्टअप्स को, कि अगर कोई फॉरेन का पर्सन इंडिया में एफडीआई लेके आना चाहता है स्टार्टअप के लिए, तो गवर्नमेंट कहते चलो ठीक है भाई, तुम्हें 40% टैक्स नहीं पड़ेगा कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पर, तुम्हें 30% ही टैक्स देना होगा, तुम्हें कम टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी प्रपोजल्स लाए हैं। तो शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया, शिप बिल्डिंग को टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, स्टार्टअप्स का टैक्स कम कर दिया, तो ऑब्वियसली एफडीआई आएगा और आपका जॉब्स का क्रिएशन होगा। और एफडीआई को प्रमोट करने के लिए हमने और भी पॉइंट पढ़े थे, इंश्योरेंस सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी आंसर बना सकते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर का हो, चाहे वो एफडीआई सेक्टर का हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट का हो, जिससे हमने कैपिटल मार्केट के सारे रिफॉर्म्स की बात की थी, जो रिफॉर्म्स एज अ फ्यूल की बात हुई थी। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ, तो सारे के सारे पॉइंट इंक्लूसिव ग्रोथ के हैं। एग्रीकल्चर का अलग पॉइंट बन जाएगा, टैक्सेशन के अलग पॉइंट बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट मिलता है आपको बजट के रूप में, जिसमें आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक बजट के लिए एक अच्छा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, डाउनलोड लिंक अटैच्ड है, आप डाउनलोड कीजिएगा। और जितनी भी बारीकियां हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, मैंने उस डॉक्यूमेंट में पेश किए हैं। ठीक है, देन गवर्नमेंट कहते हैं सोवरेन वेल्थ या पेंशन फंड क्रिएट किए जाएंगे, जिससे इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प मिलेगी 2030 तक। तो एक सोवरेन वेल्थ फंड क्रिएट किया जाएगा। गवर्नमेंट कहते हैं इस वेल्थ फंड में इन्वेस्टमेंट करो। गवर्नमेंट इस वेल्थ फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे, 2030 तक ये फंड चलेगा। पर्सनल इनकम टैक्स में अब जो गवर्नमेंट कहते हैं कि कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है 12 लाख तक, उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, जिस पर्सन की इनकम 12 लाख हो गई है, अब वो 80,000 रुपये टैक्स के बचाने लगेगा। जिस पर्सन की इनकम 18 लाख है उसको कम से कम 70,000 रुपये टैक्स के बचेंगे, और जिस पर्सन की इनकम 25 लाख है उसको 1,10,000 रुपये कम टैक्स लगेगा। तो लोगों को बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का हमें डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का लॉस हुआ है।
तो गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए का अपना डायरेक्ट टैक्स खत्म कर दिया। ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू के पीछे भाग नहीं रहे। और इसमें भी एक और अच्छी बात है, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर दिए पर कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा रिसीव हुआ, इनकम टैक्स रेट कम कर दिए पर इनकम टैक्स ज़्यादा रिसीव हुआ। मतलब लोगों पर विश्वास करो, जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में कहा था दैट द कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल बट इट्स पीपल। ठीक है, तो ये कंट्री के लोगों पर विश्वास करो, वो तुम पे विश्वास दिखाएंगे। तो पहले गवर्नमेंट को एक पहल लेनी होगी। गवर्नमेंट ने विश्वास दिखाया, टैक्स रेट कम किए, बल्कि टैक्स ज़्यादा रिसीव हुआ। तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट के विजन के साथ अलाइंड है बजट। ठीक है, नाउ रेवेन्यू पर क्या इम्पैक्ट आएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि कम से कम 1 लाख करोड़ के डायरेक्ट टैक्स और 2600 करोड़ रुपए के इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के चले जाएंगे। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ये ओवरऑल हमारा बजट हमें रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाएगा और इंडियन सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करेगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर ओवरऑल बजट सीरीज़ जो हमें बजट के लिए मिलते हैं। इसमें मैं आपको एडिशनली कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि पर्सनली मुझे क्या लगा कि क्या चीज़ें बजट में अच्छी आई हैं। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि हाँ जी कोई 4-5 चीज़ें बताओ जो आपको बजट के लिए अच्छी लगी, या आपको वैसे ही जनरल डिस्कशन में पूछ लिया जाए कि हाँ भाई बजट का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, क्या 4-5 चीज़ें अच्छी आई हैं। ठीक है, तो नो डाउट सबसे पहले पर्सनल इनकम टैक्स की बात करेंगे कि 12 लाख तक जो टैक्स है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ये अच्छी बात है, पर्सनल इनकम टैक्स कम किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, गवर्नमेंट कंजम्पशन को या सेविंग्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा पर्सन जिसकी 12 लाख इनकम है और उसको 80,000 रुपये बच गए टैक्स के, तो इस 80,000 से या तो कंज्यूम करेगा या सेव करेगा, बैंक में रखवाएगा, एफडी करवाएगा, तो इनकम जनरेट होगी, जीडीपी बढ़ेगी। तो ये अच्छी बात है, कंजम्पशन और सेविंग्स को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, देन इसके बाद गवर्नमेंट कहते हैं हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट्स प्रमोशन के लिए अच्छे स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। मतलब इसमें पॉइंट क्या है ओवरऑल कि डिमांड साइड पर काम किया जा रहा है, डिमांड साइड पर काम किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम कहें कि मेरा नेशनल इनकम होता है C+I+G+NX, तो C कंजम्पशन, I इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और NX आपके नेट एक्सपोर्ट्स। तो C कंजम्पशन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, NX नेट एक्सपोर्ट्स की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो डिमांड साइड को पुश करना चाहती है गवर्नमेंट। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो मेरे देश के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड साइड को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, जो कि एक और अच्छी बात है। फिर इसके बाद और गवर्नमेंट ने क्या एक अच्छा पॉइंट लेके आया, गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है, जो कि देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। टॉय सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर सेक्टर, मेडिसिन, इन सारे सेक्टर्स में लेबर इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो लेबर को ज़्यादा जॉब मिलेगी, तो जॉब क्रिएशन की तरफ गवर्नमेंट जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, फिर इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया। 11.11 लाख करोड़ था 2024-25 के बजट में और 11.21 लाख करोड़ किया 2025-26 के बजट में। तो गवर्नमेंट अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के मोमेंटम को बनाए हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, अगेन जॉब्स क्रिएट होंगी। और लास्टली मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ अच्छा ध्यान दिया है, फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ अच्छा ध्यान दिया है कि फिस्कल डेफिसिट जो 4.8% रखा गया है जीडीपी का 2024-25 का, उसको और कम करने की बात की है, 4.4% ऑफ जीडीपी। एज सच इन अमाउंट आपका जो ये ओवरऑल खर्चा है वो कम नहीं हुआ है। ठीक है, 1.59 लाख करोड़ था, सॉरी ये मेरे से गलत लिखा गया, 15.95 लाख करोड़ था आपका फिस्कल डेफिसिट 2024-25 का, और 15.85 लाख करोड़ रह गया है ये 25-26 के लिए। तो इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट में कमी नहीं आई है, बट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी
एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इसको कम करने की बात की है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिस्कल शफल। गवर्नमेंट आपकी शफल कर रही है। ठीक है, पहले गवर्नमेंट ध्यान देती थी कि मेरे को डेफिसिट कम करना है, डेफिसिट की अमाउंट की तरफ भागती थी। अब गवर्नमेंट डेफिसिट को कम करना चाहती है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये मतलब जो गवर्नमेंट का एजेंडा है वो उसमें शफल आया है, तो इस चीज़ की तरफ हम ध्यान देंगे। ये अच्छी बातें आई हैं। और थोड़ी सी जो बुरी बातें हम कहेंगे कि बजट में क्या चीज़ होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, सोशल सेक्टर पर थोड़ा कम ध्यान दिया गया। ठीक है, सोशल सेक्टर पर कम ध्यान दिया गया। हमने पूरे बजट में कहीं पर भी ऐसा कुछ पॉइंट नहीं पढ़ा कि सर एज सच वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कोई डेडिकेटेड स्कीम आई जाए। हाँ ठीक है, उन्हें लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, बिजनेस वुमेन बनाया जाएगा, स्टार्टअप्स को पैसा मिलेगा, बट एज सच वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ग्राउंड लेवल पर कोई स्कीम नहीं आई है। लास्ट टू लास्ट ईयर के बजट में लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ये अच्छी स्कीम्स आए थे जो इस साल के बजट में हमें नहीं दिखी। फिर इसके बाद एजुकेशन का जो ओवरऑल बजट परसेंटेज है वो कम हुआ है। ठीक है, 2.2% ऑफ ओवरऑल बजट है। 1964-66 में हमें एक एजुकेशन रिफॉर्म्स की कमेटी मिली थी, कोठारी कमीशन के नाम से। 1964 में बने थे, 1966 में उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। 1966 में जब उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, उन्होंने हमें उस टाइम रेकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को 6% ऑफ बजट या जीडीपी खर्चा करना चाहिए एजुकेशन पर, जो 2.2% ऑफ बजट के आसपास चल रहा है। ठीक है, कहाँ 6% ऑफ बजट का आपको ओवरऑल उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, ये 2.2% ऑफ जीडीपी चल रहा है। ठीक है, तो एजुकेशन पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर हम स्किलिंग को लेकर बात करें या फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स को लेकर बात करें, तो लास्ट ईयर के बजट में एक अच्छी बात आई थी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव दिए गए थे। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव दिए गए थे। अगर इन्हीं ग्राउंड्स पर गवर्नमेंट थोड़ा काम करते तो शायद वो स्ट्रीमलाइन हो जाता। स्कीम्स ये वाले तो चल ही रहे हैं, बट इनको और थोड़ा बूस्ट मिलना चाहिए था। गवर्नमेंट को लगा कि हमने ये 3 स्कीम्स जो लास्ट ईयर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आए थे, स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3 ABC, तो उसमें कैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा कोई मैन्युफैक्चरर, तो उसको प्रोविडेंट फंड का जो है रिबेट मिलेगा या समथिंग। हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आए थे लास्ट ईयर, वो काम कर रहे हैं अपनी जगह, पर इनको थोड़ा और ज़्यादा अगर बजट या एलोकेशन मिलता तो वो शायद अच्छा होता, थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाता और ज़्यादा इस बजट के साथ। तो ये 2-3 मुझे कुछ कमियां लगी। अगर हम हेल्थ सेक्टर की भी बात करें, हेल्थ सेक्टर में भी गवर्नमेंट का जो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ बजट के अकॉर्डिंग बजट है वो कम हुआ है, एलोकेशन कम हुआ है। ठीक है, और MG नरेगा का बजट बढ़ाया नहीं गया। MG नरेगा की अगर हम बात करें, MG नरेगा का बजट 2024-25 में भी 86,000 करोड़ था और 2025-26 में भी अगेन ये 86,000 करोड़ ही रखा गया है। तो MG नरेगा पर कुछ ध्यान नहीं किया है। जो ग्राउंड लेवल की जॉब्स हैं, जो रूरल या सेमी रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की जॉब्स हैं, MG नरेगा जॉब्स हैं, उन पर इतना फोकस नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझको लगा कि ऐसा शायद होना चाहिए था, या होता तो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से बजट पेश किया जाता। बाकी सब कुछ ठीक रहा। ठीक है, ओवरऑल सारा बजट अच्छा है, बट ये 2-3 कमियां थी, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो प्रॉज कॉन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंटरव्यू में आप बता सकते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस बार के बजट के बारे में आपका क्या राय है, तो आप इस तरीके का भी आंसर पेश कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा बजट सेशन कंप्लीट हो गया है। मैं आपको जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक में, तो उस डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे कि 24-25 का डेटा भी गिवन है, 25-26 का डेटा भी गिवन है। तो वो आपके लिए आपका होमवर्क होगा कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कि 24-25 से और 25-26 के मुकाबले क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा बजट सेशन कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाकर। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोस के साथ शुरुआत करेंगे। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि चैप्टर वाइज हम इकोनॉमिक सर्वे शुरू करने वाले हैं।
तो मोस्ट प्रोबेबली कल आपको चैप्टर 1 का वीडियो मिलेगा। एंड बहुत अच्छा लगा आपको ये बजट सेशन करवा के। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।